हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में मैं आप लोग को पढ़ा रहा था एबायोटिक फैक्टर्स। ठीक है, उसमें मैंने आप लोग को पहला एबायोटिक फैक्टर पढ़ा दिया था टेम्परेचर। ठीक है, आज हम सेकंड की बात करेंगे, दैट इज़ अब वाटर की बात करेंगे हम। ठीक है, अब सेकंड हमारा जो एबायोटिक फैक्टर है दैट इज़ वाटर। ऑब्वियसली बात है, आप लोगों को हमको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और कहीं पर भी हमको सर्वाइव करने के लिए वाटर की ज़रूरत तो होती है। ठीक है, बिना पानी के कोई भी ज़िंदा नहीं रह सकता। तो ये इट इज़ द अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। ठीक है, अनदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि इन्फ्लुएंस करता है लाइफ को। ठीक है, अब अगर अपन इस इन जनरल अपन आप लोगों ने कभी आप लोग को पता भी होगा, ऑब्वियसली आप लोगों ने इवोल्यूशन कब पढ़ा है 10th क्लास में। तो लाइफ जो होती है अर्थ पे जो कैसे ओरिजिनेट हुई थी, लाइफ ऑन अर्थ कब ओरिजिनेट कैसे हुई थी, वाटर में हुई थी। ठीक है, सबसे पहला जो ऑर्गेनिज्म बना था जो भी अर्थ पे, वो किस में रहता था, वो वाटर पे रहता था। तो लाइफ जो है अर्थ के ऊपर वो ओरिजिनेट ही वाटर में हुई थी। तो इससे हम बता सकते हैं कि वाटर की इंपॉर्टेंस कितनी है। ठीक है, और बिना वाटर के सस्टेन नहीं कर सकते, सस्टेन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, बिना वाटर के। तो वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर, ठीक है, फॉर लाइफ। अब मैं आगे बात करूं तो देखिए, अब आप भी जानते हैं इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ही लिमिटेड है। मतलब ऐसे तो हम जानते हैं कि हमारी अर्थ में बहुत पानी है, लेकिन वो पीने लायक नहीं है। जैसे हम ओशंस की बात करें, ठीक है, जो हम है ना सॉल्ट वाटर वगैरह जो हो गया, कितने ऐसे लेक्स हैं जो सॉल्टी होता है, वो पानी सॉल्टी है। तो आप मैक्सिमम वाटर जो है नहीं पी सकते। तो इसका जो वाटर है वो काफ़ी हद तक लिमिटेड है। ठीक है, वाटर इज़ लिमिटेड टू अ लार्ज एक्सटेंट। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ आगे, तो देखिए होता क्या है, जैसे अब आप डेजर्ट में देख लीजिए। ठीक है, डेजर्ट में आपको पानी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ पे अगर आपको रहना है तो स्पेशल अडेप्टेशंस होती है। जैसे आप कैक्टस के जानते हैं, कैक्टस प्लांट के बारे में आपने सुना होगा कि वो किस तरीके से वो डेजर्ट में रहता है। तो वहाँ इतने कम पानी में भी वो सर्वाइव कर ले जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। ठीक है ना, जैसे कि उसकी लीव्स कैसी होती है, लीव्स उसकी एकदम पतली सी नीडल लाइक लीव्स होती है। ठीक है, उसकी लीव्स आपको कैसे देखने को मिलेगी, नीडल लाइक लीव्स मिलेगी। संकन स्टोमेटा होता है। ठीक है, तो ये कुछ अडेप्टेशन है प्लांट्स के लिए। ठीक है ना, जैसे आप अगर मैं ना कैमल की बात करूँ, आप लोग जानते हैं कैमल एक बार में इतना पानी पीता है और अंदर ही स्टोर कर लेता है अपने, और जब उसको वापस से प्यास लगती है और पानी की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो वो उसी पानी को वापस से रीयूज़ कर लेता है। तो इस तरीके से जो है ना अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरह के अडेप्टेशंस हैं, जिससे कि वो है ना वाटर का यूज़ कर सकें या जिस तरीके से वाटर को सेव कर सकें। ठीक है ना, तो अब आप जैसे जानते हैं प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, ठीक है, प्लांट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो भी बहुत हद तक डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन वाटर। जो प्लांट्स का जो अपन डिस्ट्रीब्यूशन बताते हैं कि ये प्लांट इस जगह पे उगता है उस जगह पे नहीं उगता, तो ये सब हम वाटर के बेसिस पे भी काफ़ी हद तक बताते हैं कि वो कितना प्रोडक्टिविटी आ रही है कितनी नहीं आ रही। अब जैसे अगर मैं आपको बात करूँ तो राइस और जो वीट होते हैं, जो राइस होता है उसको जब है ना आप जो चावल उगाते हैं उसके लिए बहुत पानी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप हर कहीं नहीं उगा सकते हैं। ठीक है, जैसे पंजाब हरियाणा जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है ना राइस को उगाया जाता है, या दूसरी जगह पे स्टेट्स में जहाँ पे पानी ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए जो प्लांट्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन भी वाटर पे आपको डिपेंड करता है। ठीक है ना, अब अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो, लेकिन अब अपन लोग ये सोचते हैं कि ठीक है ये तो सब ठीक है। अब तो जो ऑर्गेनिजम्स लैंड पे रहते हैं ये तो उन सब की प्रॉब्लम है। तो जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं अपन को तो ऐसा लगता है कि ठीक है उनके पास तो 24 घंटे वाटर की अवेलेबिलिटी है, प्लस उनको या प्लांट्स भी जो पानी में रहते हैं उनको कहीं दिक्कत नहीं है। तो ऐसा नहीं है, जो ऑर्गेनिजम्स वाटर में रहते हैं उनको वाटर रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। कैसे? जैसे अब उनके पास पानी, डेफिनेटली उनके पास पानी है। ठीक है, उनके वो पानी में ही रहते हैं तो उनको पानी की कहीं दिक्कत नहीं आ रही, लेकिन उनको फिर क्या प्रॉब्लम्स है, तो उनको जो प्रॉब्लम्स है वो वाटर से ही रिलेटेड है। कैसे? देखिए वाटर रिलेटेड कैसे हो गई कि अब एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं, जो भी एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, अब उनके लिए क्वालिटी ऑफ वाटर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो पानी है वो उसकी क्वालिटी कैसी है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ वाटर इज़ इम्पॉर्टेंट। कैसे? कि सॉल्ट कंसनट्रेशन कितनी है पानी में। ठीक है, जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत उनके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं। जैसे कि अगर मैं इनलैंड वाटर की बात करूँ, ठीक है, तो उसमें सॉल्ट कंसनट्रेशन कितनी होनी चाहिए, <5। ठीक है, सी वाटर में अगर मैं बात करूँ तो 30 से 35 होती है सॉल्ट की कंसनट्रेशन। और अगर मैं कुछ हाइपर सलाइन लगून्स की बात करूँ, हाइपर सलाइन लगून्स मतलब ऐसे ना वाटर बॉडी जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट आपको देखने को मिलता है। हाइपर सलाइन, हाइपर मतलब ज़्यादा, सलाइन मतलब सॉल्ट। ठीक है, उसमें 100 से ज़्यादा। ठीक है, ये आयना एक
कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। ये सॉल्ट का मतलब अमाउंट बता रहा है कि कितना सॉल्ट उनमें देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली बात है कि सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। जैसे हम भी सॉल्टी पानी हम नहीं पी सकते, सॉल्टी वाटर, तो उसी तरह उनके लिए भी ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने आप लोगों को टेम्परेचर में पढ़ाया था, वैसे यहाँ देखिए, अब कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, सम ऑर्गेनिजम्स टॉलरेट कर सकते हैं अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी मतलब कैसे, मतलब ये कि अगर मान लीजिए पानी के अंदर नमक ज़्यादा है, ठीक है, जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है जो पानी के अंदर अगर वो ज़्यादा है तो भी वो थोड़ा सा वो मैनेज कर लेंगे, ठीक है। और अगर कम हो गया मान लीजिए एकदम से तो भी वो मैनेज कर लेंगे। जैसे मैंने कल टेम्परेचर की बात की थी आप लोगों के सामने, ठीक है। तो उनको अपन क्या बोलते हैं, यूरी हलाइन। यूरी हलाइन, जैसे कल टेम्परेचर के लिए मैंने बोलता है यूरी थर्मल। और कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो मैक्सिमम होंगे, क्योंकि कुछ ही ऐसे होते हैं जो कि है ना इतनी वाइड रेंज को है ना मैनेज कर पाते हैं कि अगर मान लीजिए पानी में एकदम से अगर है ना सॉल्ट कंसनट्रेशन बढ़ गया तो भी मैनेज कर लेंगे, एकदम से कम हो गया तो भी मैनेज कर लेंगे। लेकिन मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं टू अ नैरो रेंज। जो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स हैं नैरो रेंज में ही वो रहते हैं, ठीक है। तो उसको आप जानते हैं स्टीनो हलाइन बोलते हैं। जैसे कल हमने बात की थी स्टीनो थर्मल की, तो बिल्कुल सेम टर्म्स हैं, सेम मीनिंग है, बस वो हम टेम्परेचर के लिए यूज़ कर रहे थे, ये हम यहाँ पे वाटर के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ इतना सा फ़र्क है, ठीक है। अब जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊँ तो बहुत से जो फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, मैनी फ्रेश वाटर एनिमल्स, अब जो एनिमल्स फ्रेश वाटर में रहते हैं, एकदम अच्छे पानी में रहते हैं जहाँ पे सॉल्ट कंसनट्रेशन बहुत कम होता है, वो कैन नॉट लिव इन लॉन्ग कैनॉट लिव फॉर लॉन्ग इन सी वाटर। वो सी वाटर में ज़्यादा टाइम तक रह ही नहीं सकते। तो देखिए ये उनके लिए भी, अब हम ये मान के चल रहे थे कि नहीं जो पानी में रहते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं, तो देखिए उनको भी दिक्कत है कि अगर फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं वो सी वाटर में ज़्यादा टाइम तक रह ही नहीं सकते। एंड वाइस वर्सा भी होगा, ये भी होगा कि जो सॉल्ट वाटर में जिनको आदत है रहने की, अगर उनको फ्रेश वाटर में डाल दिया जाए तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे ज़्यादा टाइम तक, ठीक है ना। क्यों, बिकॉज ऑफ दी ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली बात है, ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स आपको पता है ऑस्मोसिस क्या होता है। ऑस्मोसिस अपन ये बोलते हैं ना कि पानी जो है ना हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, ठीक है, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए। तो हम यही तो बोल रहे हैं कि अब जिसके अंदर, और जहाँ एक पता है, एक हमेशा लाइन याद रखिएगा कि जहाँ जहाँ नमक, वहाँ वहाँ पानी, वहाँ वहाँ पानी। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए आप ऐसे मान के चलिए कि वाटर के अंदर नमक ज़्यादा है, ठीक है, ये वाटर आ गई, ये वाटर बॉडी है, ठीक है, ये वाटर आ गया और ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब वाटर में मान लीजिए जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है वो हाई है, किसमें, वाटर में, ठीक है, वाटर में सॉल्ट कंसनट्रेशन हाई है। तो अब क्या होगा, ऑर्गेनिज्म के अंदर से पानी वाटर में आ जाएगा, ठीक है, ऑर्गेनिज्म में से पानी जो है वो वाटर में आ जाएगा। तो ऑस्मोटिक प्रॉब्लम हो गई। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि वाटर है ना, वाटर में सॉल्ट का कंसनट्रेशन कम हो गया एकदम से, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, मतलब ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में, अब ऑर्गेनिज्म जो है तो उसमें क्या करेगा, अब और उस ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा हो गया सॉल्ट तो ऑर्गेनिज्म में वाटर अंदर भरता जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी तरह की दिक्कत आती है अगर जो सॉल्ट कंसनट्रेशन है वाटर का ऊपर नीचे हो जाए तो, ठीक है। ये जो है ये चीज़ आप लोगों को काम आएगी, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा ऑस्मोसिस वगैरह जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ ये इंपॉर्टेंट होता है कि जहाँ जहाँ नमक वहाँ वहाँ पानी, इसलिए बोल जाता है कि आपको पता चले। जैसे अपन, आप लोगों ने सुना होगा कि हाइपर ऑस्मोलर क्या होता है या हाइपो ऑस्मोलर क्या होता है, तो उसके लिए सिर्फ एक जनरल इन्फॉर्मेशन थी। बाकी आपको जो काम की चीज़ है वो ये है कि फ्रेश वाटर एनिमल जो जहाँ रहता है वो वहीं रह सकता है, कहीं और अगर आप उसको शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। क्यों, बिकॉज ऑफ सम ऑस्मोटिक प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई वाटर की। अब मैं तीसरे की बात कर रहा हूँ, थर्ड फैक्टर जो है दैट इज़ लाइट, ठीक है। अब लाइट की मैं बात करूँ तो आप लोग जानते हैं कि लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं किसके, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट के प्रेजेंस में ही फूड प्रिपेयर करते हैं, इसको आप फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, ठीक है। तो अगर लाइट नहीं होगी तो फूड प्रिपेयर नहीं हो पाएगा। फूड प्रिपेयर नहीं होगा तो सबसे पहले तो आप देखिए फिर तो प्लांट्स का सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाएगा, और प्लांट्स का सर्वाइवल नहीं होगा तो ह्यूमंस और बाकी सबका भी, क्योंकि जो देखिए डियर वगैरह हो गए, काऊ हो गए, ये सब क्या है, प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं। हम लोग भी जो हर्बीवोर्स होते हैं वो तो कम्प्लीटली प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। तो प्लांट्स नहीं होंगे तो फिर इस तरीके से लाइट कितना एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले कर रही है, ठीक है ना। तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी हमें मिलता है फूड से, फूड बनता है लाइट की प्रेजेंस में, तो डेफिनेटली इट इज़ अ सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। इससे हम समझ सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, लाइट की इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिल रही है, ठीक है, फॉर दी
लिविंग ऑर्गेनिजम्स कि अगर लाइट नहीं होगी तो सर्वाइवल हमारा तब भी पॉसिबल नहीं है। तो देखा जाए तो कोई भी फैक्टर अगर नहीं हुआ इनमें से तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो हर एक का अपना एक अलग अलग इंपॉर्टेंस, एक अलग महत्व है, ठीक है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो मैनी स्पीशीज़ ऑफ स्मॉल प्लांट्स, ठीक है, जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं जैसे कि आप लोग जानते हैं हर्ब्स एंड श्रब्स जो होते हैं, जो हर्ब्स और श्रब्स होते हैं उनकी हाइट छोटी होती है, उसको हम स्मॉल प्लांट्स में बोलते हैं। तो उनकी कई स्पीशीज़ जो होती है वो फॉरेस्ट में ग्रो करते हैं, ठीक है, जो कि फॉरेस्ट में ग्रो कर रहे हैं सपोज़, उनके साथ क्या होता है वो अडेप्ट करते हैं, ठीक है, अडेप्ट्स टू, ठीक है, फोटोसिंथेटिकली वो क्या करते हैं, वो एक्चुअली अडेप्ट करते हैं किस चीज़ में कि वो रहते हैं अंडर वेरी लो लाइट, अंडर वेरी लो लाइट। देखिए होता क्या है, जो हर्ब्स एंड श्रब्स हैं अब वो हैं छोटे प्लांट। अब छोटे प्लांट हैं तो ऑब्वियसली बात है फॉरेस्ट में है, फॉरेस्ट में आपको बड़े प्लांट भी बहुत मिलेंगे। तो बड़े प्लांट क्या है वो ढक लेते हैं सनलाइट को, तो इन तक ज़्यादा लाइट पहुंच नहीं पाती। अब ज़्यादा लाइट नहीं पहुंच पाती तो अब या तो इनका ख़त्म हो जाएंगे, तो उससे अच्छा इन्होंने ये क्या करते हैं, ये फिर धीरे धीरे जैसे जैसे ये अडेप्ट करने लगते हैं, कैसे लो लाइट में रहने की इनको आदत हो जाती है कि जितनी हल्की से हल्की लाइट भी मिल सके उसमें ये अपना फोटोसिंथेसिस कर लेते हैं और उसमें अपना ये गुजारा कर लेते हैं। तो इससे आपको मतलब इसमें अल्टीमेटली ये बोलना चाह रहे हैं कि जो हर्ब्स एंड श्रब्स जो हैं, जो स्मॉल प्लांट्स हैं, वो अडेप्ट कर लेते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म जो है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अडेप्ट कर लेता है, क्योंकि इनको पता है इनको ज़्यादा लाइट नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि बड़े प्लांट वहाँ और भी हैं, ठीक है, क्योंकि दीज आर ओवरशैडोड बाय टॉल ट्रीज। ऑब्वियसली बात है टॉल ट्रीज अब इनके आगे आ जाएगी तो इनको धूप नहीं मिलेगी, इनको लाइट नहीं मिलेगी, लाइट नहीं मिलेगी तो इनका सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। इसलिए फिर इनके अंदर चेंजेस होते हैं, फिर ये अडेप्ट करते हैं कैसे, लो लाइट में जीने की इनको आदत हो जाती है। तो ये एक पॉइंट था, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ तो मिनी प्लांट्स जो होते हैं, बहुत सारे प्लांट्स वो सनलाइट पे और भी तरीके से डिपेंडेंट हैं, ऑल्सो डिपेंड ऑन सनलाइट। मैनी प्लांट्स ऑल्सो डिपेंड ऑन सनलाइट किस चीज़ के लिए, उनका जो फोटो पीरियड रिक्वायरमेंट होता है। देखिए जैसे हमने बात की थी, जो फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था तो मैंने बोलता कि जो फ्लावरिंग पीरियड होता है, ठीक है, वो एकदम से स्टार्टिंग से नहीं होता। प्लांट ग्रो करता है, मैच्योर करता है, उसके बाद एक फ्लावरिंग स्टेज आती है, वेजिटेटिव स्टेज के बाद आती है रिप्रोडक्टिव स्टेज, ठीक है ना। तो कभी कभार जो होता है एक्चुअली उसमें भी फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें लाइट की रिक्वायरमेंट होती है फॉर दी फ्लावरिंग, ठीक है। जो प्लांट फ्लावरिंग करता है उसमें भी उसको लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, फोटो पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इस सेंस में भी प्लांट जो है वो सनलाइट पे डिपेंड करता है। तो ये तो हम अभी तक हमने बता दिया कि प्लांट कैसे एना डिपेंड करता है लाइट के ऊपर, और प्लांट के लिए लाइट किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं एनिमल्स की बात करूँ तो कई एनिमल्स की मैं बात करूँ तो उनमें भी क्या होता है, फॉर मैनी एनिमल्स लाइट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब उनको कैसे, इनडायरेक्टली तो मैंने बता दिया कि प्लांट्स को अगर नहीं मिली लाइट तो फिर एनिमल्स भी ख़त्म। तो ठीक है, वो अब डायरेक्टली कैसे, क्यों? क्योंकि देखिए अब ना आपको पता है कि ना सुबह आपको होती है धूप आती है, ठीक है, सुबह लाइट मिलती है, शाम को एकदम अंधेरा छा जाता है। तो उनके लिए लाइट कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो क्या यूज़ करते हैं, दे यूज़ द डायurnal वेरिएशंस। ये जो डायurnal, जो सुबह शाम की जो वेरिएशन आ रही है, देखिए सुबह लाइट है शाम को नहीं है, ये डायurnal एंड जो सीजनल वेरिएशंस हैं, ठीक है। कई जगहों में, कई आपको है ना देशों में ऐसा होता है कि एक कुछ टाइम तक, जैसे कुछ 2-3 महीने वहाँ पे धूप ही नहीं आती, ठीक है, कुछ पर्टिकुलर टाइम पे आती है। जैसे अगर मैं फॉरेन कंट्रीज़ की बात करूँ तो वहाँ पे धूप नॉर्मली नहीं मिलती है, वहाँ पे मौसम कैसा रहता है, वहाँ पे 10 डिग्री 15 डिग्री यही टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ ज़्यादा धूप नहीं मिलती, ठीक है, बहुत कम है ना टाइम आता है, बहुत कम सीज़न होता है जहाँ पे धूप मिलती है। तो जो कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो ये यूज़ करते हैं इस लाइट को डायurnal और अपनी सीजनल वेरिएशंस के लिए, ठीक है। कैसे, ये जो लाइट की जो इंटेंसिटी है, ये जो लाइट की ड्यूरेशन है, उसको देखते हुए ये क्या करते हैं, अपनी फोरेजिंग एक्टिविटी, जो अपने खाना ले जाने आने की जो टाइम है कि भाई वो देखते हैं अच्छा लाइट है अभी तो इस टाइम पे वो अपना खाना ढूंढने जाते हैं, और जब लाइट नहीं होती तो वो छुप जाते हैं अपने बिल में या जहाँ पर भी वो रहते हैं अपने घर में जाके छुप जाते हैं। तो उनकी जो फोरेजिंग एक्टिविटी है, ठीक है, इसके लिए लाइट इंपॉर्टेंट हो गई। इसके अलावा रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है, कुछ लोग जैसे अगर मैं बताऊं तो जैसे मैंने बोला ना सीजनल वेरिएशंस, कि लाइट अगर ना कई कई ना जगहों पे बहुत ही सीजनल में आती है, ऐसे नहीं कि रोज़ नहीं आती, बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आती है। तो उस टाइम पे कुछ ऑर्गेनिज्म उसके हिसाब से अपना रिप्रोडक्शन की जो है उनकी है जो उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। जो उनकी जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होती है वो हो सकता है कि वो लाइट के अकॉर्डिंग ही रखते हैं, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है लाइट, उनके जो डेली खाने के लिए खाने की जो सर्च होती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है माइग्रेटरी एक्टिविटी। बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो कि माइग्रेट कर जाते हैं, अगर मान लीजिए लाइट अवेलेबल नहीं हो रही, ठीक है, तो वो लोग माइग्रेट कर जाएंगे, ठीक है ना। जब वापस लाइट आती है तो वापस आ जाएंगे। तो क्यों क्योंकि उनकी बॉडी इस तरीके से बनी हुई होती है कि लाइट के अंदर ही वो पॉसिबल है रह पाना उनका। तो
एनिमल्स को भी उनके खाने के लिए, उनके रिप्रोडक्शन के लिए, उनके माइग्रेशन के लिए लाइट इंपॉर्टेंट है। कैसे यूज़ करते हैं वो लाइट का, वो क्या क्या देखते हैं, लाइट की इंटेंसिटी, ड्यूरेशन देखते हैं, ठीक है। जो डायगोनल जो लाइट होती है ना, डेली की जो लाइट है जो सुबह शाम वाली, तो डायगोनल मतलब बोलती है दो टाइम वाली लाइट, ठीक है, कि एक टाइम आ रही है एक टाइम नहीं आ रही, तो इसको डायगोनल वेरिएशन बोल रहे हैं। देखिए वेरिएशन हो रहा है ना, कि सुबह लाइट है शाम को नहीं है, तो ये आ गई डायगोनल वेरिएशन। और सीजनल वेरिएशन तो मैंने आपको बता ही दिया, सीज़न के अकॉर्डिंग है, कुछ सीज़न में लाइट नहीं मिलती बिल्कुल। तो ये आ गया लाइट के बारे में बात हो गई, ठीक है। अब एक और चीज़ आती है, अब जो लाइट की जो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, जो अवेलेबिलिटी होती है लाइट की, है ना, लैंड के ऊपर, वो क्लोजली लिंक्ड होती है किससे, इज़ क्लोजली लिंक्ड विद टेम्परेचर। ऐसा क्यों? देखिए जो लाइट की जो अवेलेबिलिटी होती है वो टेम्परेचर से क्लोजली लिंक्ड होती है। क्यों? क्योंकि इनका सोर्स तो एक ही है ना, सन से ही आपको लाइट भी मिल रही है, और सन ही जो है वो सोर्स है टेम्परेचर का भी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है हीट भी सन से ही मिल रही है, लाइट भी सन से ही मिल रही है, तो टेम्परेचर भी सन की वजह से ही बढ़ता है। तो इसलिए ये जो लाइट की अवेलेबिलिटी, अगर मतलब हम ये कह सकते हैं कि लाइट है तो ऑब्वियसली टेम्परेचर भी ज़्यादा है। अब तभी हम बोलते हैं गर्मियों में, अगर क्योंकि आप जानते हैं सन रहता है तो लाइट भी बहुत होती है, तो टेम्परेचर भी गर्मियों में बहुत ज़्यादा होता है। अब आप विंटर्स में आप देख लीजिए, सन अगर नहीं निकलेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी कम हो जाएगा, लाइट की अवेलेबिलिटी भी नहीं होगी। तो इसलिए ये क्लोजली लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से। अब मैं बात करूँ डीप ओशंस की, अब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, डीप ओशंस की। अब जो ओशंस हैं उनके एकदम डीप में अगर अपन बात करें तो वहाँ तक तो लाइट पहुँच ही नहीं पाती, ठीक है। तो वहाँ पे इन्वायरमेंट कैसा होता है, जो डीप ओशंस है वहाँ इन्वायरमेंट आपको मिलेगा बिल्कुल डार्क, ठीक है। इन्वायरमेंट कैसा मिल रहा है वहाँ पे आपको, डार्क इन्वायरमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। और वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ऑर्गेनिजम्स लिविंग देयर, उनको तो आइडिया भी नहीं होता कि इस तरीके की कोई है भी, मतलब द ऑर्गेनिजम्स लिविंग देयर आर नॉट अवेयर दैट कोई एक है ना, हाँ, एनर्जी का एक सोर्स है जो कि लाइट एमिट कर रहा है, दैट एक एनर्जी सोर्स इज़ अवेलेबल। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जो नीचे रहते हैं, जो डीप ओशन में रहते हैं, उनको तो ऐसा पता भी नहीं कि सन नाम की कोई चीज़ भी होती है क्या, जिससे कि लाइट एमिट हो रही है। क्योंकि आप सोचिए इतना डीप में रहते हैं, इतना डीप में रहते हैं, वहाँ लाइट पहुँच ही नहीं पाती, तो उनको आइडिया भी नहीं है, मतलब उन्होंने कभी सूरज की रोशनी देखी नहीं है। आप अगर गलती से उनको ऊपर ले भी आएंगे तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कभी उन्होंने देखी ही नहीं। मतलब आप ये सोचिए किसी एक बंदे को आप 20 साल तक एक रूम में बंद कर दीजिए, कंप्लीटली डार्क रूम, ठीक है, वो उसको कभी आज तक लाइट नहीं देखी, तो वो उसको आप एकदम से बाहर निकालेंगे तो उसका रिएक्शन कैसा होगा, वो झेल ही नहीं पाएगा इतनी लाइट को। तो वही वाली बात है कि इनको अवेयर ही नहीं होते, ठीक है, कि वहाँ पे कोई ऊपर कोई एक एनर्जी सोर्स है। तो अब ये आपके इंसाइट एक क्वेश्चन पूछ रही है कि तो ये सर्वाइव कैसे करते हैं, ये अपना फूड का प्रोडक्शन कैसे करते हैं। तो 11th क्लास में आप लोगों ने मोनेरा पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कीमोसिंथेटिक, कीमो ऑटोट्रॉफ्स। दो तरह के ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होते हैं, एक तो होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक जो कि लाइट की मदद से होता है, ठीक है, और एक होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक, मतलब केमिकल्स की मदद से ये अपने फूड का प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये जो नीचे जो डीप डाउन ओशन में रहते हैं वो कैसे होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। इसके अलावा वो मूवमेंट के लिए क्या यूज़ करते हैं, जैसे आप भी सोचेंगे कि इतना अंधेरा होता है नीचे, चलो खाना तो बना लिया केमिकल से, अब मूवमेंट के लिए तो उन जो डीप डाउन ओशंस में जो रहते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है, आपने नाम पढ़ा होगा, बायोलुमिनिसेंस की एक प्रॉपर्टी होती है, मतलब एबिलिटी टू एमिट लाइट। वो उनमें से खुद में से लाइट निकलती है, जैसे जुगनू, आप जुगनू भी जानते हैं, तो जुगनू जो होते हैं उनमें से खुद से लाइट निकलती है। उसी तरीके से कुछ होते हैं ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है, जैसे साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, आप लोग जानते हैं, आपने पढ़ा होगा 11th में, उनके अंदर भी ऐसी प्रॉपर्टी होती है बायोलुमिनेसेंस की, ठीक है। टीनोफोरा आपने एनिमल किंगडम पढ़ा होगा, उसके अंदर भी बायोलुमिनेसेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरीके से ये लोग सर्वाइव करते हैं, वहाँ पे मूवमेंट करते हैं और अपना खाने का पूरा देखते हैं, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, जो स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है, सोलर रेडिएशन, जो अब सोलर रेडिएशंस आ रहे हैं उसका स्पेक्ट्रम होता है। मतलब स्पेक्ट्रम क्या, स्पेक्ट्रम आप ये बोल सकते हैं कि जो भी आपको अलग अलग तरह के बैंड ऑफ कलर्स जो आपको देखने को मिलता है, बैंड ऑफ कलर्स आपको देखने को मिलता है, मतलब वेराइटी ऑफ कलर, जैसे कि आपको रेनबो में मिलते हैं 7 रंग मिलते हैं, उसी तरीके से एक स्पेक्ट्रम आप बोलते हैं कि सोलर रेडिएशन जो आती है उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, ठीक है, और उसमें पूरा एक स्पेक्ट्रम देखने को मिलता है। वो ये इंपॉर्टेंट है लाइफ के लिए, देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है अलग अलग आपको कलर्स देखने को मिलते हैं इसके अंदर, अब सबका अपना अलग होता है। अब जैसे अगर मैं बात करूँ तो इसका एक अल्ट्रा वायलेट कंपोनेंट होता है, अल्ट्रा वायलेट कंपोनेंट ऑफ स्पेक्ट्रम, ठीक है। अभी ये स्पेक्ट्रम मैंने बोला अलग अलग तरह के कलर मिलेंगे, तो उसमें जो अल्ट्रा वायलेट कलर जो होगा, अल्ट्रा वायलेट कंपोनेंट होगा, वो होता है हार्मफुल। आप भी जानते हैं यूवी रेज हार्मफुल होती है, ठीक है ना, आई के लिए हार्मफुल होती है, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के लिए ना जो अल्ट्रा वायलेट रेज है वो हार्मफुल होती है, ठीक है। लेकिन सारे कलर कंपोनेंट्स हार्मफुल नहीं है,
ऑल कलर कंपोनेंट्स आर नॉट हार्मफुल, कुछ कंपोनेंट्स हार्मफुल होते हैं, कुछ हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो यूवी कंपोनेंट जो है वो हार्मफुल होता है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ, जैसे मान लीजिए कि आपका ओशन है, ठीक है, ये अलग अलग लेयर्स आ गई, मतलब सबसे ऊपर मतलब इतना सा, फिर और नीचे जा रहे हैं, फिर और नीचे, और ये मान लीजिए एकदम ये लोअर पार्ट आ गया आपका ओशन का। अब यहाँ से सनरेज आ रही है, ठीक है। अब सनरेज मान लीजिए, अब मैं बोल रहा हूँ एक पूरा स्पेक्ट्रम है, तो इसमें से आप ये कह सकते हैं कि हाँ कुछ पोर्शन जो है वो मान लीजिए सिर्फ सनलाइट का यहाँ तक गिर रहा है, कुछ पोर्शन यहाँ तक गिर रहा है, कुछ पोर्शन यहाँ तक गिर रहा है, मतलब जैसे मैंने बोला स्पेक्ट्रम में अलग अलग कलर्स हैं, ठीक है। तो कुछ मान लीजिए सिर्फ उनकी इतनी है कि वो यहीं तक ही आ सकते हैं, कुछ यहाँ तक, कुछ यहाँ तक, और नीचे तो जैसे मैं जानता ही हूँ, मैंने आपको बोला ये डार्क, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो जो आपका जो आ रही है सन की रेज, वो बिल्कुल अल्टीमेटली कैसे आ रही है, एक लेयर्स में आ रही है, कि है ना सारी एक टाइम पे नहीं पहुंच पा रही। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सारी की सारी जो आपकी यूवी रेज, जो आपकी जितने भी सन से रेडिएशंस आ रही है वो सारी यहाँ तक पहुँच रही है, कुछ ही रेज यहाँ तक पहुँच पा रही है, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली मैंने क्या बोला कि जो रेज है सन की, ठीक है, रेज ऑफ सन, ठीक है, आर अवेलेबल एट डिफरेंट डेप्थ, अलग अलग डेप्थ पे आपको देखने को मिल जाएगी, सारी जो है एक डेप्थ पे नहीं मिलती। मतलब ऐसे नहीं है कि सारी की सारी इस पे आके रुक गई है, सारी की सारी नीचे तक जा रही है, कुछ ऊपर ही आके रुक जाएगी, कुछ नीचे तक जा रही है, कुछ और नीचे जा रही है, और फिर एकदम नीचे तो कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अब जो आप भी जानते हैं, आप लोगों ने एल्गे पढ़े हैं, एल्गे 3 तरह के होते थे, ठीक है, रेड एल्गा, ग्रीन एल्गा और ब्राउन एल्गा, ठीक है। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रेड एल्गा होता है वो सबसे नीचे भी रहते हैं, ठीक है। जो ये जो डार्क एरिया है वहाँ पे कौन देखने को मिलता है आपको, रेड एल्गा आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा एकदम नीचे, मतलब पर हाँ अब कंपेरेटिवली सबसे नीचे कौन से मिलते हैं, रेड एल्गा। तो ऐसा क्यों, ठीक है। तो रेड एल्गा ही डीपेस्ट क्यों पाए जाते हैं, ये भी आपका एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखिए होता क्या है, जो सन है उसकी जो ब्लू ग्रीन लाइट है, जो सन की जो ब्लू ग्रीन लाइट होती है, जैसे मैंने बताया पूरा एक स्पेक्ट्रम है, तो उसमें से ये जो ब्लू ग्रीन लाइट है ये जाती है सबसे डीप तक। तो अगर मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए जो डीप तक जो आ रही है सबसे ज़्यादा, ये कौन सी आ गई, ब्लू ग्रीन लाइट। सन की ब्लू ग्रीन लाइट सबसे नीचे तक जा रही है। अब ये जो ब्लू ग्रीन लाइट है इसको कौन अब्जॉर्ब करते हैं, इट इज़ अब्जॉर्ब्ड बाय ए पिगमेंट, एक पिगमेंट इसको अब्जॉर्ब करता है, फाइको एरिथ्रिन। ये एक पिगमेंट होता है जो कि सन की ब्लू ग्रीन लाइट को अब्जॉर्ब करता है, और ये किस में मिलता है, रेड एल्गा में। इसलिए रेड एल्गा सबसे डीपेस्ट मिलता है, ठीक है। तो अगर कोई आपसे पूछ ले कि वाई रेड एल्गा इज़ फाउंड इन द डीपेस्ट ऑफ द ओशंस, तो इसलिए क्योंकि जो सन की जो ब्लू ग्रीन लाइट है वो सबसे डीप तक आती है ओशन के, ठीक है। और उसको कौन ऑब्जॉर्व करता है, एक पिगमेंट ऑब्जॉर्व करता है, फाइकोएरिथ्रिन, जो कि किस में मिलेगा आपको, रेड एल्गा में। इसलिए ये सबसे डीप में मिलता है। तो ये हमारी बात हो गई तीसरे एबाइटी फैक्टर लाइट के बारे में। अब जो चौथा है उसकी बात हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।